सोचिए, कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल, अगर उसमें रेफरी न हो तो क्या होगा? केओस हो जाएगा, है ना? बस हमारे समाज और कानून के इस बहुत बड़े खेल में वही रेफरी है हमारी न्यायपालिका। तो चलिए, आज इस बेहद जरूरी संस्था को और गहराई से समझते हैं। ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। जब भी कोई डिसएग्रीमेंट होता है, कोई टकराव होता है, तो कोई तो होना चाहिए ना जो निष्पक्ष होकर कानून के हिसाब से सही और गलत का फैसला करे। और बस यहीं से हमारी न्यायपालिका की भूमिका शुरू होती है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे सफर में क्या क्या है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि न्यायपालिका आखिर है क्या। फिर उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके काम क्या हैं और लोकतंत्र में उसकी सबसे अहम भूमिका क्या है, इस सब पर बात करेंगे। तो पहला सवाल, आखिर ये न्यायपालिका है क्या? देखिए, ये सिर्फ सरकार का एक और अंग नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की नींव का वो मजबूत स्तंभ है जिस पर कानून का पूरा शासन टिका हुआ है। इस परिभाषा में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है स्वतंत्र। एक ऐसी आजाद संस्था जिसका काम सिर्फ झगड़े सुलझाना नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि कानून का मतलब क्या है, और सबसे जरूरी ये पक्का करना कि कोई भी व्यक्ति या समूह अपनी मनमानी ना कर सके। इसका मतलब जानते हैं क्या है? बहुत सीधा सा, कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी पावरफुल हो, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। और इसी एक सिद्धांत को असलियत में लागू करना ही न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, इसके ढांचे की। भारत में ना एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक पिरामिड की तरह सोचना, जहां हर लेवल एक दूसरे से मजबूती से जुड़ा हुआ है। तो इस पिरामिड में सबसे नीचे, यानी आम आदमी के सबसे करीब, हैं हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अगर किसी को इनके फैसले से संतुष्टि नहीं मिलती तो वो अपील कर सकता है पिरामिड के अगले लेवल पर, यानी उस राज्य के हाई कोर्ट में। और इस पिरामिड की चोटी पर बैठा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका फैसला अंतिम है और पूरे देश को मानना होता है। तो अब ये तो समझ आ गया कि सिस्टम कैसा है, पर ये काम क्या करता है। चलिए सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को देखते हैं, जिन्हें हम अलग अलग क्षेत्राधिकार या ज्यूरिस्डिक्शंस में बांटते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ना कई तरह की शक्तियां हैं। सबसे पहले है मौलिक क्षेत्राधिकार, मतलब कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, जैसे केंद्र और किसी राज्य के बीच का कोई विवाद। फिर आता है अपीलीय, मतलब जब आप निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील करते हैं। एक है सलाहकारी, जहां राष्ट्रपति किसी कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और सबसे जरूरी, रिट क्षेत्राधिकार, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे आदेश जारी कर सकता है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी पहलू पर। न्यायपालिका की असली ताकत, उसकी सबसे बड़ी शक्ति, उसकी स्वतंत्रता है। बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के काम कर पाने की यही क्षमता उसे लोकतंत्र का असली कवच बनाती है। फ्रांसिस बेकन की ये बात कितनी गहरी है ना? ये हमें याद दिलाती है कि एक जज की कुर्सी पर बैठने के लिए किस स्तर की समझ, गंभीरता और निष्पक्षता चाहिए। हर फैसला सोच समझकर और सिर्फ न्याय के तराजू पर तौल कर ही लिया जाना चाहिए। तो ये आज़ादी आती कहाँ से है? ये आती है हमारे संविधान से। जरा सोचिए, अगर किसी जज को सरकार आसानी से नौकरी से निकाल सकती, तो क्या वो कभी सरकार के खिलाफ फैसला दे पाते? नहीं। इसीलिए जजों को हटाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा कठिन है। उनका कार्यकाल फिक्स होता है, उनकी सैलरी सरकार कम नहीं कर सकती। ये सब इंतजाम इसलिए हैं ताकि वो बिना किसी डर या लालच के सिर्फ और सिर्फ संविधान के प्रति जवाबदेह रहें। अब तक तो हमने सरकार, कानून, इन सब बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात की, लेकिन एक आम नागरिक के लिए न्यायपालिका का क्या मतलब है? इसने न्याय को समाज के हर इंसान तक पहुंचाने में एक कमाल की भूमिका निभाई है। एक दौर आया न्यायिक सक्रियता का, जब न्यायपालिका ने देखा कि सरकारें अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहीं, तो वो अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ी और उसने समाज के सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए खुद कदम उठाए। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है जनहित याचिका, यानी PIL। देखिए, पहले क्या होता था कि जो पीड़ित है सिर्फ वही कोर्ट जा सकता है, लेकिन PIL ने इस दरवाजे को सबके लिए खोल दिया।
अब कोई भी नागरिक समाज के किसी बड़े मुद्दे पर, जैसे कि पर्यावरण को बचाने के लिए या बंधुआ मजदूरों को आज़ाद कराने के लिए, कोर्ट में आवाज़ उठा सकता है। इसने सच में न्याय को डेमोक्रेटाइज कर दिया। और आखिर में हम आते हैं न्यायपालिका की उस भूमिका पर जो शायद सबसे अहम है। वो है संविधान और हमारे मौलिक अधिकारों के अंतिम रक्षक की भूमिका। आर्टिकल 32 को यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा गया है। सोचिए जरा, ये हमें कितनी बड़ी शक्ति देता है। ये कहता है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो इंसान सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और जुडिशियल रिव्यू की शक्ति, ये तो न्यायपालिका का ब्रह्मास्त्र है। इसके जरिए न्यायपालिका संसद के बनाए किसी भी कानून को या सरकार के किसी भी आदेश को रद्द कर सकती है, अगर वो कानून संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो। ये शक्ति ही लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत या एक संस्था नहीं है। ये हमारे अधिकारों और हमारी आज़ादी का एक जीता जागता प्रतीक है। ये लोकतंत्र की वो आवाज़ है जो हमेशा ये सुनिश्चित करती है कि देश में कानून का राज कायम रहे। तो हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या न्यायपालिका को सिर्फ एक रेफरी की तरह नियमों की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर समाज को बेहतर बनाने के लिए उसे मैदान में उतरकर एक सक्रिय खिलाड़ी की भूमिका भी निभानी चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल हमारे लोकतंत्र की समझ को और भी गहरा बनाता है।